तो हमने आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल से पढ़ा था, है ना। अब बात ये उठती है कि आर्टिकल 19 की परिस्थिति क्या है। इसको लेकर के मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन तो किया गया है, लेकिन वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी युक्त निर्बंधन के साथ है। यानी कि जब भी आर्टिकल 19 पढ़ना है हमें, तो आर्टिकल 19 में वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता आपकी 19(2) के तहत जो प्रतिबंध किए गए हैं, 19(3) के तहत जो प्रतिबंध किए गए हैं, 4 के तहत जो प्रतिबंध किए गए हैं, 5 के तहत जो प्रतिबंध किए गए हैं, 6 के तहत जो प्रतिबंध किए गए हैं, इन प्रतिबंधों के साथ आर्टिकल 19 को पढ़ने पर ही हम वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता को समझ पाएंगे। लेकिन क्या प्रतिबंध आर्टिकल 19(2) से लेकर 6 तक में ही प्रतिबंध लिखे गए हैं, या कुछ और परिस्थितियां हैं जिसके तहत आर्टिकल 19 आपका निलंबित हो सकता है या आर्टिकल 19 का प्रभाव समाप्त हो सकता है? इस पे भी आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए समझना होगा राष्ट्रीय आपात को, आर्टिकल 352 को। और जब आर्टिकल 352 हम समझेंगे तो यहाँ पर देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है तो फंडामेंटल राइट की क्या स्थिति होती है, क्या फंडामेंटल राइट होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, किस परिस्थिति पे आर्टिकल 19 जिंदा रहता है, किस परिस्थिति पे आर्टिकल 19 आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल 352 के आधार बताता हूँ। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। ठीक है, हम सिर्फ आर्टिकल 19 को समझने का प्रयास कर रहे हैं डिटेल से। ठीक है, जब तक हम राष्ट्रीय आपातकाल के साथ जोड़कर आर्टिकल 19 को नहीं देखते तब तक हम एक विशेष परिस्थिति पर इसकी स्थिति नहीं समझ सकते अनुच्छेद 19 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है ना। अब देखिए 3 आधारों पे ये लग सकता है। पहला है भारत किसी देश के साथ युद्धरत हो जाए, या फिर भारत के ऊपर कोई दूसरा देश बाह्य आक्रमण कर दे। ठीक है, पहले एक शब्द लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, तीसरा आधार बनाया गया था आंतरिक अशांति, लेकिन ये बड़ा अस्पष्ट था। और आपको शायद पता हो कि एक बार इसका आधार बना करके क्या किया गया, देश में इसका आधार बना के इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया गया था। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा करके लिख दिया जाता है सशस्त्र विद्रोह। यदि देश के अंदर नागरिक सशस्त्र विद्रोह कर दें तो 3 आधार हैं, ये 3 आधार के स्तर पे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि भारत युद्धरत हो जाए किसी देश के साथ, भारत में कोई बाह्य आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, इन 3 आधार पे आर्टिकल 352 लगेगा। देश की पूरी व्यवस्था संघात्मक से एकात्मक हो जाएगी। ठीक है, पूरी व्यवस्था एकात्मक हो जाएगी। जो राज्य के विधानमंडल हैं वो प्रभावी नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर आ जाएगी, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है सबसे प्रभावी भूमिका यहाँ पर निभाएगी, क्योंकि देश इस समय अभी आपातकालिक स्थिति से गुजर रहा है। तो एक प्रोविज़न आपका ये है। दूसरा क्या है, व्यक्ति के जो मूलाधिकार हैं वो भी चले जाएंगे। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल लिखे गए हैं, एक आर्टिकल 358 है और एक आर्टिकल 359 है, 2 अनुच्छेद हैं। ठीक, एक बार सबसे पहले हम लोग इन आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं, पढ़ने पर थोड़ा सा आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। देखो आर्टिकल 352 ये सब चीज़ें तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा ही, मैं सिर्फ आपको आर्टिकल 19 समझाना चाहता हूँ कि जब अनुच्छेद 352 लगा हो तो आर्टिकल 358 की क्या स्थिति बनेगी, आर्टिकल 358 रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा। तो पहले एक बार ये आपका आर्टिकल 358 है। हाँ, ये है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना है। मैंने आपको ये कुछ आधार बताए हैं, यदि ये 2 आधारों पे, जैसे ये 2 आधार होंगे आपातकाल 352 लगने के, युद्धरत या बाह्य आक्रमण, जैसे ये 2 आधार होंगे वैसे ही आर्टिकल 358 प्रभावी हो जाएगा। और 358 ये कहता है कि जैसे ही देश में युद्ध के कारण से या बाह्य आक्रमण के कारण से आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा।
आप नहीं वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता की बात फिर नहीं कर सकते हैं, ये आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि आर्टिकल 19 भर से बात नहीं बन रही है, हमें अन्य फंडामेंटल राइट को भी क्या करना है, उसको भी हमें निष्प्रभावी बनाना है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 359 का सहारा लेंगे और 359 के तहत ये स्पष्ट किया जाएगा कि यह अधिसूचना जारी की जाएगी कि हम जो है 20 और 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21 को कोई नहीं छू सकता है, 20 और 21 को छोड़ करके ये आर्टिकल भी हम आपके समाप्त कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण से आपातकाल लगेगा, 358 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है, प्रभावी हो जाएगा और आर्टिकल 19 आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को यदि लगता है कि इस आर्टिकल के अतिरिक्त अन्य आर्टिकल्स भी समाप्त करने हैं तो 20 और 21 को छोड़ करके 20-21 कभी समाप्त नहीं होंगे। क्या कर सकते हैं, एक अधिसूचना जारी करके बाकी सारे आर्टिकल्स भी आपके निष्प्रभावी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 भी आपका जा सकता है क्या, संवैधानिक उपचारों का, यह भी एक मौलिक अधिकार है, इसे भी समाप्त किया जा सकता है क्या। तो यदि इसको समाप्त किया जा सकता है तो आर्टिकल 20 और 21 का क्या होगा, जब न्यायपालिका जा ही नहीं सकते फिर आप, तो आर्टिकल 20 और 21 को लगाएगा कौन, आपके प्रभावी कौन बनवाएगा, प्रभावी बनाने वाली तो एक ही संस्था है, उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका। और न्यायपालिका को पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 32 से मिलती है। और आप कह रहे हैं कि 20 और 21 जिंदा रहेगा और आप कह रहे हैं 32 भी चला जाएगा। यदि 32 चला जाएगा तब तो फिर सब खत्म। भाई मुझे बताओ, चलो कोई बात नहीं, हम सारे आर्टिकल जिंदा रखते हैं, आर्टिकल 32 खत्म कर देते हैं कि आर्टिकल 32 नहीं रहेगा, तो बाकी के अनुच्छेदों का कोई मतलब है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कह रहे थे कि भारतीय संविधान में यदि मुझे कोई पूछे कि सबसे बेहतर रचना, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सब कुछ लिख दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख दी, लेकिन इनका उपचार नहीं किया, इनकी रेमेडी नहीं की, इसके लिए कोई हमने संस्था को डेलीगेट नहीं किया, तो फिर कौन बचाएगा। समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएगी? न्यायपालिका तो आपातकाल के दौरान और सक्रिय होनी चाहिए। तो देखो आर्टिकल 32 के लिए लिखा नहीं गया यहाँ पे कि आर्टिकल 32 समाप्त होगा या हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 32 हटा दें तो फिर तो न्यायपालिका खत्म है। 20-21 भी में भी कुछ भी करो, जिसको जो करना है, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी, सब कुछ करो जो करना है ना। तो न्यायपालिका कम से कम सुपरविजन के लिए तो रहेगी। तो आर्टिकल 32 भी निष्प्रभावी नहीं होता है, लेकिन कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है इस बात को। बाकी के अनुच्छेद चले जाएंगे, तो बाकी के अनुच्छेद यदि समाप्ति हो जाएंगे तो फिर न्यायपालिका उनकी सुनवाई भी नहीं करेगा। न्यायपालिका के सुनवाई का अधिकार नहीं समाप्त हो जाता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जैसे ही समाप्त होगा फिर क्या होगा, देश के नागरिक जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे यदि वैलेट होगा तो। 20-21 आपका रहेगा कि नहीं रहेगा कौन बताएगा आपको? जो छीनने वाले हैं वो बताएंगे। राज्य आपका छीन रहा है वो बताएगा, वो तो छीनने के लिए बैठा है। तो रेमेडी वाली जो संस्था है उसको क्यों समाप्त करेंगे आप? ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप देखें तो 32 भी नहीं जाता आपका, क्योंकि न्यायपालिका में आप जा सकते हो 20-21 का यदि वायलेशन हो रहा है तो। ठीक है, लेकिन जो मुद्दे की बात है पहले उसे समझिए। तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके बाकी के अनुच्छेद समाप्त कर सकते हैं, 20-21 कभी नहीं समाप्त कर सकते। क्लियर है, ये चीज स्पष्ट है। यदि आपातकाल किन आधारों पर लगेगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण। यदि आपातकाल इस कारण से लगता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण से लगता है मान लीजिए, तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ना तो आर्टिकल 19 जाएगा, ना तो आर्टिकल 20 जाएगा, ना तो आर्टिकल 21 जाएगा, ये नहीं जाएंगे। और आर्टिकल 32 हिडन है, लिखा नहीं गया लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा आर्टिकल? क्योंकि ये नागरिक कौन है, भारतीय नागरिक हैं, इनके द्वारा विद्रोह किया गया है। तो यदि इनके द्वारा विद्रोह किया गया है तो निश्चित तौर पे इनको यदि बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। तो इसलिए इनके राइट टू लिबर्टी को, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। समझ गए मेरी बात को? तो जब ये आधार होंगे
तो आपके 20-21 जिंदा रहेंगे, और जब ये आधार रहेगा तो आपके 19-20-21 जिंदा रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, समझने में बहुत टाइम लग जाता है, आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। आर्टिकल 300 आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन। देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 368 के ये यहाँ पे, जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण, यहाँ पे 2 ही आधार लिखे हुए हैं, ठीक है, के कारण भारत या उसके राज क्षेत्र के किसी भाग में सुरक्षा संकट में होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में यथा परिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने करने में सक्षम होता है, निर्बंधित नहीं करेगी। किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन न रहने पर, जब आपातकाल हटेगा तो हटाने के बाद क्या हो जाएगा, वो तुरंत हट जाएगी, वो विधि भी हट जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी, ठीक है, आपातकाल हटते ही। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपका 59 में आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, यानी कि बाकी के जितने भी अनुच्छेद हैं, जहां आपातकाल उद्घोषणा प्रवर्तन में वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 में प्रदत्त ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जिन उन आदेशों में उल्लिखित ना किए जाएं, किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार, इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को प्रवर्तित कराने का। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 32 इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये भी नहीं हट रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ किसी न्यायालय को, न्यायालय सुनवाई कर रहा है किसके तहत, 32 के तहत, है ना, 32 के तहत। तो कह रहा है न्यायालय सुनवाई करेगा लेकिन उन अधिकारों को नहीं करेगा जिनको राष्ट्रपति साहब ने निलंबित कर रखा है। 20 और 21 तो नहीं होंगे, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। समावेदन करने का अधिकार, इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय के लंबित सभी कार्यवाहियां उक्त अवधि के जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है उससे लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश विनिर्दिष्ट किए जाए निलंबित रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई। बताइए इतने में कोई समस्या हो तो। इसमें जो सशस्त्र विद्रोह लिखा है वो किसी भारत का एक क्षेत्र में होगा कि कहीं भी छोटे से क्षेत्र में होगा तो वहाँ पे भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, किसी बड़े क्षेत्र में हो सकता है, पूरे भारत राष्ट्र में भी लग सकता है, फिर जहाँ पे हुआ है सिर्फ वही लगेगा, वहाँ भी लग सकता है, पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। इसका डिसीजन मंत्रिमंडल कैबिनेट के द्वारा लिखित तौर पर दे करके राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। जब कैबिनेट लिखित तौर पे दे देगी भारत के किसी भूभाग में या संपूर्ण भारत में आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए तो राष्ट्रपति महोदय लगा देंगे। सर जो आपातकाल लगाया जाएगा उसमें ये बताया जाता होगा कि कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाए आपातकाल, सारी चीज़ें, वो तो पूरा आपका गजट, भारत के गजट में सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं, है ना। ये तो ऐसे तो हो नहीं, मुँह जवानी तो है नहीं कोई। और इसके लिए लोकसभा में भी तुरंत पारित कराना है आपको 1 महीने के अंदर अंदर, फिर राज्यसभा में पारित कराना है 1 महीने के अंदर अंदर, तुरंत विधायिका में 1 महीने के अंदर अंदर आपको पारित कराना पड़ेगा कि आपातकाल लगा, यानी कि कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय विधायिका के प्रति जवाबदेह है। यदि लोकसभा नहीं है तो तुरंत राज्यसभा में करवाइए, और लोकसभा राज्यसभा में करवाने का मतलब यही कि वहाँ पर हर चीज़, है ना, अधिसूचित होगी, प्रमाणित होगी। क्या नहीं बताया गया था, आपके सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए गए थे। कौन सा अनुच्छेद, 352 के तहत थी। राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा किस अनुच्छेद के तहत, आधार आंतरिक आपात था, आधार आपका आंतरिक आपात का था, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक अशांति, इसके आधार पे लगाया गया था। और सीधी साफ सी बात है आर्टिकल 352 के तहत लगता है। और कौन सा आर्टिकल है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, जैसे ही लगा आपके आर्टिकल 19 खत्म, बाकी के सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए गए, लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, है ना। वहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा DIR सबके ऊपर लगा दिया गया, है ना। लालू यादव है ना, उनकी बेटी, बड़ी बेटी मीसा भारती जो नाम है, वो मीसा DIR जब लगा के लालू यादव को डाल दिया, उसी समय बच्ची पैदा हुई, नाम ही रख दिया मीसा भारती। हाँ, तो राजनीति में प्रवेश था उस दौरान, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जानकारी मैंने अभी यहाँ आपको बता दिया, जब आपातकाल पढ़ेंगे तब मैं ग्लिम्स दूंगा, लेकिन आपको इसको यहीं पे करना। अब इस चीज़ को लिखवाने